वेलकम है आप सभी का। आज भी हमारे पास इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग की, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो राउंड 3 से 24 टीम ही सेमीफाइनल 1 के लिए क्वालिफाई हुई, जिसमें गॉडेल, आईक्यू 8 बीट, जेनेसिस स्पोर्ट, जीडीआर, रेकनिंग क्वालिफाई हो चुकी है। और राउंड 3 से VECK मेडल स्पोर्ट्स टीम तमिलाज का एलिमिनेशन हो चुका है। आगे हम टॉप 32 टीम्स को देख सकते हैं जो सेमीफाइनल्स 1 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। उसमें से मैचेस खेलने के बाद टॉप 8 टीम्स फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी और बाकी टीम्स सेमीफाइनल्स 2 के लिए। जेफ भी बात करते हैं हंटर के 1v4 पर और स्पिन ऑफ भी करते हैं कि मैचेस के दौरान क्या हुआ था। 1v4 ना करो। अरे यार जोनाथन भाई, मैंने थोड़ी करा, ये हंटर था। वो तो बोले बात है, हंटर नहीं करता तो मैं कर ही देता, पर ठीक है। हंटर ने मेरी टीम को करा, मैंने उसकी टीम को करा। सिंपल यार, अच्छा खेला हंटर। हाँ भाई, हंटर ने जो 1v4 मारा, पहले हम सबको लगा 1v3 मारा, 1v3 मारा। फिर शेडो भाई बोलते यार मैंने तो किसी को नॉक नहीं दिया। अपुल भाई बोलते मैंने भी नहीं दिया, और मैं तो फाइट में आने से पहले ही मतलब सब खत्म हो गया था। तो हंटर ने जो 1v4 करना भाई, एक नंबर करा भाई। जहाँ मतलब फाइट होगी वहाँ तो होगी, मतलब उसमें क्या ही कर सकते हैं, ऐसा सीन है। अभी तो देखो भाई, हमने हमने किसी को नहीं मारा भाई, खुद गोल्ड लाइक ये पंग भाई ने पुश करवाया था हम पे। और मतलब वो हम पे पुश करना ही मतलब बेस्ट ऑप्शन था उस वक्त, क्योंकि और कहीं भी डालते वो स्लैम तो उनको पड़ती हर जगह से। आगे हम देख लेते हैं हंटर का 1v4 जो गॉडलाइक के अगेंस्ट था। गॉडलाइक अब उनकी ये मुलाकात होने वाली है। सामने से ग्रेनेड पहले से ही दाग दिया गया था हंटर्स का। एक और ग्रेनेड, एडमिनो वो डाउन हुए, पर पलटवार आया जॉनथन का। अपोलो वो वहां पर डाउन कर दिया। पावर छलांग लगाई है, पर उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है। सामने से वो आता हुआ खिलाड़ी शैडो वर्सेस एस पावर के बीच की एक जंप, जहां पर शैडो को डाउन किया गया। पर जॉनथन वो अभी भी थोड़ा सा दूर है गाड़ी लेकर, अब वो कंपाउंड की तरफ आए। पर हंटर्स वर्सेस एस पावर के बीच की जंग, हंटर्स उन्होंने एस पावर को डाउन किया, पर जॉनथन उन्होंने अपना फ्रैग जो था वो कंफर्म किया है। पर क्या हंटर्स वो हीरोइक टीम गॉडलाइक को यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं? जवाब रहेगा हंटर्स। आगे बात करते हैं डेस्ट्रो के बारे में कि उनका टीम का सिनर्जी कैसा है। बट हाल फिलहाल में वो एक चेंज भी हमें देखने को मिला। नियो के एडिशन को किस प्रकार से आपने इनकॉर्पोरेट करा, क्योंकि ज्यादा समय मिला नहीं आप लोग को और तुरंत रियलमी बीएमपीएस 2025 की भी शुरुआत हो गई। आई थिंक मैंने नियो के बारे में तो बहुत बार पहले भी बोला है अपनी स्ट्रीम्स पे या फिर से इंटरव्यूज में भी, दैट ही इज अ कंप्लीट प्लेयर। एंड उसके आने से आई थिंक मेरी टीम में वो जो बैलेंस था थोड़ा भी बीच में वो डगमगा गया था, तो वो बैलेंस पूरा हुआ अभी। एंड आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा मतलब एडिशन हुआ, बिकॉज आई थिंक वो तो एज अ फिल्टर भी कभी कभी काम कर लेता है मेरे लिए। बहुत चीज़ों के बारे में वो थोड़ा मतलब व्हाट डू यू से, कॉल्स उसकी जो बहुत अच्छी आती हैं, तो दैट हेल्प्स अस अ लॉट। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एडिशन फॉर अस। एंड रही वक्त की बात, आई थिंक ही हैज बीन इन द सीन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड हम लोग भी बहुत टाइम से हैं। अगर आप एक नया प्लेयर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना टाइम लगता है उसके साथ सिनर्जी बनाने में, तो हमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं आया। अब बात करते हैं टीएक्स के शैडो के बारे में। तो लोग बोल रहे थे कि टीएक्स को ड्रॉप चेंज कर लेना चाहिए। शैडो भाई, हमें न्यू जोन मेटा में ड्रॉप चेंज करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। ड्रॉप वगैरह सब सही है, बस वही है थोड़ा सिनर्जी वगैरह में इंप्रूव करना पड़ेगा, और कम से कम ट्राई करना पड़ेगा कि कैजुअलिटी कम हो। सीन वो है ना कि हम पहले एज खेलते थे, तो अभी टीम को आदत नहीं है सेंटर खेलने की, तो एकदम से हमने सेंटर खेला, तो वही है, प्रैक्टिस ही नहीं थी, तो मैन लॉस बहुत हो रहा था सेंटर में, क्योंकि पता ही नहीं है ना कैसे खेलते हैं सेंटर में अच्छे से। वही सब इंप्रूव करना है, अभी पता है कि गलती क्या है, उस पर ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं आरू के बारे में कि कैंपिंग गेम का पार्ट है, फिर क्यों लोग गुस्सा हो जाते हैं कैंपर्स से। आरू का उस पर क्या कहना है, सुन सकते हैं। ब्रो, कैंपिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, तो लोग गुस्सा क्यों होते हैं? गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ गेम तो है, लेकिन एक तरीका होता है ना भाई कैंप करने का भी। चलो जोन के अंदर होल्ड कर रहे हो तब ठीक है, लेकिन कुछ होता है कि भाई आल बाल बिना सर पैर के कैंप कर रहे होते हैं, बिना गाड़ी के, मान लो कोई शैक में कैंप कर रहा है बंदा या वैसा, तो गुस्सा तो आता ही है, बट एट द सेम टाइम गेम का पार्ट भी है। फिर आगे बात करते हैं जैप के बारे में। जैप ने बात करी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, तो पहले वो देख लेते हैं। ट्राई कर रहे हैं, मतलब हम अच्छा खेले हर मैच। मतलब हमारा मेन है भाई, अभी फोकस हमारा मेन चिकन पर था भाई। पता नहीं चिकन ही नहीं आ रहा गाइस। 26 मैचेस के लिए बीएमपीएस के एक भी चिकन नहीं आया, और मतलब ऐसे बहुत सारे मैचेस थे, मल्टीपल मैचेस थे बहुत सारे, की मतलब जो जो हमारे लिए चिकन डिनर निकालना ईजी था वो नहीं निकाल पाए अभी। तो एंड जोन पे भी हमें काम करना और बाकी है एज अ टीम। तो हमारी कैजुअलिटी आ रही है, एंड जोन 4 में नहीं पहुंच पा रहे, तो मेन तो वही चीज़ है, वो भी कर लेंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं आरू के बारे में, वो भी वशिष्ठा और मेडल के एलिमिनेशन पर रिएक्ट करते हैं। ये एक्सपीरियंस टीम्स जो यहाँ पे बाहर हुई है, क्या लगता है कि क्या कारण था और इतनी सारी जो नई टीम्स है वो बेहतर प्रदर्शन करते नजर आई? पहले तो मुझे बता कि वशिष्ठा हुई या फिर नहीं हुई, वशिष्ठा क्वालिफाई नहीं हुई, मेडल भी नहीं हुई। तो मेडल मेडल सीके वशिष्ठा, मतलब इन तीनों के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था देखने,
क्योंकि लग रहा था कि मेरे को तो कि तीनों ही क्वालिफाई हो जाएंगे, बट एंड में जब 2 ही मैच मिलते हैं और लॉबी इतनी ज़्यादा ट्राई हार्ड हो गई थी एंड में कि अब वो टीम्स नहीं हो पाई, तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आगे बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो कल के मैचेस के पहले हेक्टर इंटरव्यू देते हैं और मैचेस के बाद उनका एलिमिनेशन हो जाता है। मैं एज अ ओजी आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप नए प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो तो उनमें क्या वो खासियत देखते हो कि वो आपकी टीम में फिट बैठ सके? ऐसे बहुत सारे ओजीज आते हैं जाते हैं, लाइक स्विच होते रहते हैं, एंड उनका मेन इशू ही स्विच होने का ऐसे उनका हंगर होता है। एंड जो अपकमिंग स्टार्स होते हैं उनका हंगर बहुत मतलब इतना ज्यादा होता है कि अगर तुम तीन हंगर वाले प्लेयर खेल रहे हैं, ओजी भी खेल रहा है ना, तो उसको भी कैरी करके वो लोग जीतने की तरफ लेके जा सकते हैं। इतना उनमें वो डेडिकेशन होता है खेलने का। तो मैंने जब इंडिविजुअली पिक किया तो मैंने डायरेक्टली इनको नहीं पिक किया, मैंने ऐसे बहुत सारे हंगर प्लेयर्स की लिस्ट बनाया एंड कुछ 15-20 प्लेयर्स के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये जो टॉप प्लेयर्स है इनको कुछ शायद अपने लिए कुछ करने की आ गई इनमें, लाइक उनके फैमिलीज के लिए, उनको मतलब एक उनके इसमें एक वो है, मोटिव है कि हमें जीतना है, हमें ये करना है, लाइक उनके सपने हैं, उनके कुछ ऐसे करियर्स है जो उनको बनाना है, वो करना है। तो मुझे लगा हाँ, ये सारे प्लेयर्स को, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो शायद फन के लिए खेलने आते हैं कि हम बस खेल रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट कोई मोटिव नहीं होता उनके पीछे, भी वो नहीं होता। बट इनमें मैंने देखा कि हाँ, इनमें कुछ जीतने की चाहत है एंड शायद एक चैंपियन, मेरे लिए चैंपियन से पहले जो एक प्राइज मनी होता है, पैसा जो हम जीतते रिलैक्स, वो मेरे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि जो पैसा तुम कमाते हो वो तुम्हारे हक का पैसा है, ईमानदारी का पैसा ही तुम्हें मिलता है, तुम्हें कभी कोई मुफ्त का पैसा नहीं मिलेगा एंड उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे को लगता है जब हम 7-8 लाख या जो भी इंडिविजुअल हम जितना ही पैसा जीतेंगे, हम वो अपने हक का जीतेंगे, हमें हक का तब जीतेंगे जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, हम उसके लिए नियत अच्छी रखेंगे, मतलब हम पैसों का मतलब ऊपर वाला भी उन पैसों को कभी किसी गलत के हाथ में नहीं देगा कि वो गलत इस्तेमाल हो। तो एक बंदे का कैरेक्टर मैटर करता है, इंसानियत मैटर करती है, वो कैसे है। तो मैंने जब इन लोगों को देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, अगर ये जीते तो ये एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जो शायद हम सब खुश हो गए कि हाँ, सही बंदों ने जीते। जब मैं भी जीता था तो मैंने भी बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, मुझे रियलाइज हुआ। तो शायद वो आज जो मैं अपने में देखा करता था वो मैंने इनमें भी देखा, मैंने इन लोगों को पिक किया। आगे बात करते हैं निंजा जोड़ के बारे में। जब वो सोल में थे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, चलो देख लेते हैं। निंजा सोल का एक्सपीरियंस शेयर करो। सोल का एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ, मतलब मैं इतना टाइम रहा नहीं, 1 महीने तक ही था शायद। तो जितना मैं लाइक मैं, आयोगी भाई एंड सौम्य थे, तो भाई हम तीनों ने बहुत मज़ा किया, बहुत बकचोदी किया हम लोगों ने, क्योंकि मैं, आयोगी भाई एंड सौम्य पूरा टाइम लाइक रात को होते ही स्कूटी पे बाहर घूमते थे, मस्त बकचोदी करते थे। बाकी लाइक पाजी, नकुल, मान्या, माया भाई, इन सबसे मतलब कॉल वॉल पे बात होती थी क्योंकि वो लोग आए नहीं थे बूट कैंप, तो इतना मिल के वो नहीं हो पाया, और वैसे बातचीत हुई थी बस। एंड सबसे बेस्ट, बाकी तो घर में माहौल बढ़िया था, लाइक सुबह उठते थे तो सब रहते थे, लाइक मोर्टल भाई हो गए, फिर बाकी और भी लोग रहते थे उधर। एक शायद गोल्डी भाई से ही मिला था एक बार, मैं पहली बार मिला था, वो गोल्डी भाई से कभी मिला नहीं था उस टाइम। एंड सबसे बढ़िया जो था वो था हरीश जी भाई, हरीश जी जो भाई उनका आना। फिर बात करते हैं डेस्ट्रो के बारे में। तो वो बात करते हैं BMPS 2025 के टॉप कंटेंडर के बारे में। दूसरी टीम्स के बारे में बताइए, कोई एक दो नाम बताइए जो आपको लगता है कि अच्छी दावेदारी पेश कर सकते हैं BMPS 2025 की ट्रॉफी के लिए। आई थिंक गॉडलाइक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे को भी, विद द एडिशन ऑफ एस पावर। अच्छा खेल रहे हैं वो लोग। जी। सोल इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम लेजिट, और गॉब्लिन की वजह से उनकी टीम में जो बैलेंस मिसिंग था उनकी पहली लाइनअप में, जी। वो मेरे को दिख रहा है। ओजी इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिस टाइम, एंड आई थिंक सरप्राइज भी हो सकते हैं। नॉनिक्स वगैरह ये टीम्स भी बहुत अच्छा खेल रही है अभी, बिल्कुल। तो वी नेवर नो कौन अच्छा कर जाएगा, बट दिस BMPS विल बी वेरी फियर्स इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन।